सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें आपके जो पवन सीरीज है, नई पवन सीरीज 2024 संस्करण, इसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और इसके सभी प्रश्न बहुविकल्पी के मैं करा चुका हूं और अतिलघु उत्तरीय के सभी प्रश्न लगभग हो चुके हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है, प्रश्न संख्या 110 तक हम कर चुके हैं और इसमें आपके प्रश्न संख्या 137 तक प्रश्न है। प्रश्न संख्या नहीं सीरीज पे पड़ा हुआ है, लेकिन आप खुद से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखेंगे आपकी 137 प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आज इस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले 110 प्रश्न मैं करा चुका हूं। अब ये इस पार्ट में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 111 से 137 तक। अब इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो ये पवन सीरीज और जो नई राजन सीरीज है 2024 संस्करण वो भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं पूरा, और उसमें लघुत्तरीय प्रश्न भी मैं करा चुका हूं और यहाँ पे आज अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। अब इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस क्लास को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे और इसी तरीके से बहुत ही आसान भाषा में आपको चीजें समझ में आएंगी। इसी तरीके से आपको सभी विषय चैनल पे पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे दिया गया है। सभी विषय एकदम आपको राजन पवन सीरीज पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा और क्लासेस मिल जाएंगी, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। देखिए, समय कम बचा हुआ है, राजन और पवन सीरीज आप कर डालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा सॉल्व कराए गए हैं वो कर डालिए और मास्टर क्लासेस जो हैं उनको देख डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 111 है, ऋण 8 गुणे ब्रैकेट में धन 75 गुणे 0। अब किसी भी संख्या में शून्य से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। धन 75 में गुणा हुआ शून्य का तो शून्य, अब ऋण 8 में गुणा होगा शून्य का तो शून्य, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य, जीरो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 112 है, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ देखिए प्रश्न में माइनस है, माइनस अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में आपको माइनस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक, अब ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और फिर माइनस का गुणा होगा x प्लस एक्स में तो माइनस एक्स, माइनस वाई में तो प्लस वाई हो जाएगा और प्लस जेड में होगा तो माइनस जेड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए x में से घट जाएगा माइनस एक्स, ये जीरो हो जाएगा, और z में से माइनस जेड, ये जीरो, और y में y जुड़ जाएगा। उत्तर कितना मिल जाएगा, 2y, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2y। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 113 है, 240 लीटर का 10% कितना होगा। 240 का 10% तो हो जाएगा 240 का मतलब गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ शून्य से शून्य कटा है, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा और अंश में बचा है 24 गुणे 1 यानी कि 24, और हर में 1 बचा है तो ये आ जाएगा 24, यानी कि 24 लीटर जो हो जाएगा वह 10% हो जाएगा 240 का। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न संख्या 114 है, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपए फीट है, यानी कि 12 रुपए प्रति फीट है। अब आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है। अब यहीं पे मान लीजिए, माना आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई बराबर कितना, अनुपात कितना दिया है, 5:3, तो 5x और 3x मान लेते हैं, 5x और 3x, ये हमने मान लिया।
अब आपको आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल जो कि है 1500 वर्ग फीट, ठीक। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और बराबर आपको दिया है 1500। लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई है 3x, बराबर 1500। 5 का गुणा 3 में होगा 15 और x स्क्वायर बराबर 1500, और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटे 15 यानी कि 100 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। और यहाँ पे बागीचे की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 50 और 30। अब यहाँ पे देखिए हमको लंबाई और चौड़ाई मिल गया है। लंबाई और चौड़ाई जब हमको मिल गया है तो हम देख लेंगे कि तार कितना लंबा लगेगा। तार कितना लंबा लगेगा ये हमको पता चलेगा आयत के परिमाप से। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 50 धन 30, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50 धन 30 80, 80 दूनी 160, 160 मीटर, 160 फीट, फीट में दिया गया है सब वैल्यू, तो 160 फीट जो है वह तार लगेगा। और कितना मूल्य लगेगा, कितना बजट लगेगा, इसमें मूल्य हो जाएगा इसका 12 गुणे 160, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 192 और 0 1920 रुपए लगेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको मिल गया 1920 रुपए। खर्च आप निकाल लेंगे, ठीक है। खर्च निकालने के लिए आप दर गुणे लंबाई कर देंगे, ठीक है। इसे खर्च लिख सकते हैं या तार का मूल्य लिख सकते हैं 12 गुणे 160, ठीक। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 115 है। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है। बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो ये पिछले ही प्रश्न से रिलेटेड है। पिछला प्रश्न में तो खर्च भी पूछा था। अब यहाँ पे कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, जिसका ये जितना बगीचे का आपका परिमाप होगा, ठीक। अब बगीचे का लंबाई चौड़ाई आपको दिया है और पता है लंबाई चौड़ाई से आपको पता लग रहा है कि बगीचा आयताकार है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। लंबाई कितनी है 115 धन चौड़ाई कितनी है 45, तो ये हो गया 2 गुणे 160 और वैल्यू कितनी आ गई 320 मीटर। लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया है तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी 320 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 116 है। 13 माइनस ब्रैकेट में 8 गुणे 2 धन 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे 2 16 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 16 हो जाएगा, और धन 3, ठीक। इस तरीके से हमने ब्रैकेट खोल दिया। ब्रैकेट खोलने के लिए क्या किया, पहले ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लिया। 8 गुणे 2 किया 16 आ गया, धन 16, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण का गुणा होगा -16 हो जाएगा। अब देखिए -16 में 3 आप जोड़ दीजिए तो -13 आ जाएगा, और 13 में से 13 घट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया 0। तो इस तरीके से इसका जो मान हो जाएगा वह 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न का 117 है। 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त यानी कि 8 के मल्टीपल, 8 के गुणज, ठीक। इसमें प्राकृतिक संख्या का गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते चलते हैं, हमको उसके गुणज अपवर्त मिलते हैं, ठीक। तो 8 में 1 का गुणा करेंगे 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, चौको 32, 25 40। प्रथम 5 अपवर्त पूछा है तो प्रथम 5 अपवर्त ये हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 118 है। ए बी सी 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। तो यहाँ पे आप इसको जब इस तरीके से बीजीय व्यंजकों को सरल करना होता है और केवल जोड़ घटाना होता है, तो गुणा में तो हम सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब जोड़ या घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक जो दिया गया है
उसमें ये जो चर पार्ट है, यहाँ पे देखिए एबीसी है, तो देखेंगे कहीं और एबीसी आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एबीसी और एक पद में आ रहा है। अब यहाँ पे ये पद क्या है, +3 एबीसी है और ये -5 एबीसी है। तो 3 एबीसी में से 5 एबीसी घट जाएगा तो बचेगा कितना, -2 एबीसी। और फिर इसके बाद देखिए -2ab² और +3ab²। ठीक, ab स्क्वायर के दो पद दिख रहे हैं, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक, और धन वाले का ज्यादा है तो एक ab² आपका बच जाएगा। यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ab² को इधर लिख दीजिए, एक ab² को ab² लिख सकते हैं और -2abc, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 119 है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये A है और B है। देखिए A से जाने वाली आप कई रेखाएं खींच सकते हैं जो A से होकर के जाएंगी। ठीक, लेकिन अगर आप A और B दोनों से होकर के जाने वाली रेखा खींचना चाहते हैं तो पहले A और B बिंदु को मिला दीजिए। ठीक, A और B बिंदु को जब आप मिला देंगे, A और B दोनों से होकर के जाने वाली रेखा जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही रेखा आपको मिल रही है जो A और B दोनों से होकर के जाए। अब दूसरी रेखा आप खींचना चाहेंगे तो इसी पे आपको खींचना पड़ेगा, नहीं तो A से होकर के फिर बगल B छूट जाएगा और B को लेंगे तो A छूट जाएगा। बाकी A और B दोनों से होकर के जाने वाली केवल एक रेखा आपको मिलेगी। तो तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से, अगर दो बिंदु आपने फिक्स कर दिया, जैसे केवल एक बिंदु आपने फिक्स किया, तब तो आप कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों बिंदु फिक्स कर दिए तो ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही एकमात्र रेखा होगी जो खींची जा सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक रेखा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 120 है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो किसी वृत्त में व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 121 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए या 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक, और अगर 15 के गुणनखंड पूछ रहा है, मतलब 15 किन किन संख्याओं से कटता है, तो वो हो जाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड ये होते हैं। ठीक, और 15 का अभाज्य गुणनखंड अगर पूछता तो ये होता। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 122 है, x - y में क्या जोड़ें कि योगफल 2x + y हो जाए। x - y में मान लेते हैं कि a जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x + y। अब a का मान आपको बताना है तो यहाँ ब्रैकेट हटा दीजिए, x - y धन a बराबर 2x + y। अब इधर x और y को उधर भेजिए। अब देखिए धन x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा और -y + y हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 2x में से x घटेगा, x बचेगा, y में y जुड़ जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी a की वैल्यू, मतलब कि हम x + 2y अगर जोड़ दें इसमें तो हमको मिल जाएगा कितना, 2x + y वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 123 है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग स्क्वायर कहते हैं। ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 124 है, दो संख्याओं का मासा 16
उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है एक फॉर्मूला, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के लासा गुणे मासा के बराबर। लासा गुणे मासा के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना है, 6400 है, और बराबर उस संख्या का लासा हमको निकालना है, और मासा दिया गया है कितना, 16। तो अब लासा बराबर लिख सकते हैं, लासा बराबर हो जाएगा 6400 बटे मासा। देखिए उधर गुणे में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, और 16 चौक 64 और 2 शून्य, यानी कि लासा कितना हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जिन संख्याओं का जो गुणनफल 64 है और मासा 16 है, तो उसका लासा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे संख्या 125 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 बार 9 लिख देंगे। ठीक, 3 बार 9, ये हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और इसकी आपको उत्तरवर्ती, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखना है, यानी कि उत्तरवर्ती मतलब इसके जस्ट बाद आने वाली संख्या, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगी। तो 4 अंकों की संख्या आपको मिल जाएगा 1000। ठीक, तो ये आपका जो वैल्यू हो जाएगा 999 में आप एक जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। प्रश्न संख्या 126 क्या कह रहा है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो किसी भी संख्या को अगर हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो उसको हम गुणा कर देते हैं 100 से, और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। 100 से गुणा करेंगे 0.085 में, तो देखिए 100 से गुणा हो रहा है तो 2 स्थान दशमलव दाहिनी ओर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.5 और प्रतिशत चिन्ह 8.5%, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर इतना संख्या का मान दिया है और प्रतिशत में दर्शाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। 100 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 8.5%। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 127 है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 है और 00 है। ये आपका क्या है, ये 3 अंकों की। देखिए जब भी आपको सबसे छोटी संख्या का बात करेगा तो 1 लिखिएगा, और जितने अंकों की बात करेगा, 2 अंक की तो 1 शून्य बढ़ेगा, 3 अंक की तो 3 से 3 अंकों की संख्या बनाना है तो 2 शून्य, 4 अंकों की संख्या बनाना है तो यहाँ पे 3 शून्य। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 128 है, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है, 2r, 2 गुणे त्रिज्या, जिसका मान दिया गया है 35 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है वृत्त का, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, या इसी को लिख सकते हैं 2r इंटू पाई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 2r की वैल्यू है 35 और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 रख देते हैं। 35 पाई पे भी आप छोड़ सकते हैं, या यहाँ पे कटने वाली वैल्यू है तो रख देंगे 7 बच्चे 35, और फिर गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 110, और वैल्यू दिया गया है आपको सेंटीमीटर में, तो वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वृत्त का व्यास दिया था, परिमाप का फॉर्मूला हमने लगाया, परिमाप के फॉर्मूले में हमने व्यास का मान रख दिया और हमको पाई का मान हमने रख दिया, कैलकुलेट कर लिया 110 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 129 है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। 24/7 लिखा है, तो अब देखिए भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, 3 बार में कटेगा, और फिर बचा कितना, 3, दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 4 बार भाग जाएगा तो 28, 7 चौक 28, बचेगा 2,
अब इसके बाद 2 जो बचा उसमें 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा 14 और 6 बच जाएगा, 6 बचा तो इसके बाद कितनी बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 8 बार जाएगा और कितना बच जाएगा 4, और 4 बचा तो 5 बार जाएगा, 7 पच्चे 35। ये इस तरीके से चलता जाएगा और ये आपका हो जाएगा इसका मान 24/7 का दशमलव में मान 3.4285, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 130 है, किसी तल पर स्थित किसी एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तो किसी एक तल में कोई एक रेखा खींच लीजिए, ठीक, तो उसमें आप बिंदु जो है वह देखते जाइए, बिंदु 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 से ही तो रेखा बनती है, बिंदु 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 से ही रेखा बनती है। तो इस बिंदु की कोई गिनती नहीं होती, एक छोटा सा सेगमेंट आप देखेंगे रेखा का तो उसमें भी बिंदु की गिनती आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये असंख्य आप लिख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं असंख्य, या आप बोल दीजिए इसको इन्फिनिटी, अगिनित बोल दीजिए, ठीक है। ये आपका असंख्य वैल्यू होता है, मतलब ऐसी वैल्यू होती है जिसको गिना नहीं जा सकता। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 131 है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 या 5:8। तो 2:3 और 5:8 का कंपैरिजन आपको करना है। तो अनुपात क्या होता है, अनुपात पहले बटा होता है, ठीक। तो इसको लिख दीजिए 2/3, इसको लिखेंगे 2/3 और ये है आपका 5/8। अब ये दो भिन्न है जिनका कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो या तो भाग दे करके दशमलव में बदल लीजिए या फिर हर समान करके आप इनका अंश से कंपैरिजन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे इसी माध्यम से कि हर हम समान कर लें। तो 3 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 3 अभाज्य संख्या है और 1, तो इनका जो हो जाएगा, इनमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, सीधे सीधे आप गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 24, 8 त्रिक 24। अब देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 24 हो गया, 8 का गुणा हुआ है, ऊपर भी 2 में भी 8 का गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 16, ठीक। इसके बाद ये 8 था, 24 हो गया यहाँ हर। अब ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 15। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों का हर 24 है और यहाँ अंश 16 है, यहाँ 15। किसका अंश बड़ा है, इस 16/24 का, यानी कि इसका मान भी जो होगा वह बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा और वह अनुपात बड़ा होगा, यानी कि 2:3 बड़ा होगा 5:8 से, ठीक। तो इस तरीके से ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 132 है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए। अब देखिए बिके कपों की संख्या कितनी है, बिके कपों की संख्या बराबर है 40 और फिर आपसे पूछ रहा है कुल कप कितने प्रतिशत कप बिके हैं, ठीक है। तो बिके कपों का प्रतिशत, बिके कपों का प्रतिशत अगर हम निकालें तो वह बराबर हो जाएगा कुल कपों की संख्या, उसको लिखिए हर में, जो बिके कप है उसको लिखिए अंश में, और अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करिए और प्रतिशत चिन्ह लगाइए। अब 0 से 0 कट गया। अब 6 से आप देखिए 40 जो है वह पूरा पूरा नहीं कटेगा और इसको आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद 400/6, 40 में गुणा होगा 10 का और 6 नीचे है। अब 6 से काटिए, 6 चौक 36 और फिर बचेगा 4, 4 बचा फिर 40, तो 6 चौक 36 फिर, और फिर बचा 4, दशमलव लगाया 40, फिर 6 बार और फिर 6 बार। इस तरीके से ये चलता रहेगा और इसको हम 7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6.667, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी और ये प्रतिशत में आया है तो प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए।
तो 66.6667%, ये आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 133 है, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए। अब एक रस्सी है जो 20 सही 2/3 मीटर लंबी है, ठीक, जिसमें से 5 सही 1/8 मीटर रस्सी काट लिया जा रहा है, ठीक। अब देखिए ये 20 से थोड़ा ज्यादा लंबी मीटर रस्सी है, 20 देखिए पूरा पूरा है और 2/3 यानी कि 0.6, यानी कि 20.6 मीटर लंबी रस्सी ये है, और ये आपका 5.1 के आसपास मीटर लंबी रस्सी है। इतना हिस्सा काट दिया जा रहा है 5 मीटर के लगभग 20 मीटर में से, तो कितना बचेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अब इसको आप चाहे तो दशमलव में कन्वर्ट करके घटा सकते हैं, नहीं तो भिन्न में ही रखिए। अब देखिए 3, अब इसको आप भिन्न में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा होगा 20 में, तो 60 2 62, 62/3, और फिर कितना घट जा रहा है 8 25 40, 1 41/8। अब फिर यहाँ पे अगर हर समान करते हैं तो 3 और 8 का गुणा होगा 24, और यहाँ 62 में गुणा हो जाएगा 8 का, माइनस 41 में गुणा हो जाएगा 3 का। अब गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 छक 48 और 1 49, 496 माइनस 3 और 12 123 और बटे 24। अब घटाइए, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 3, 373/24, ये आपका मान हो जाएगा 373/24। या इसको आप लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, अब 24 से अगर आप इसमें भाग करेंगे तो 24 दाहिने 240 होता है, और उसके बाद 240 के बाद भी 130 बचेगा और 120, यानी कि ये 15 बार जाएगा। 360 जो है वह 15 होता है, 24 15 360, और बचा कितना 13 और बटे 24, 15 सही 13/24, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना मीटर जो है वह रस्सी बच जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 134 है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, यह अगर निकालें कितनी अधिक है, यह बराबर हो जाएगा पुरुषों की संख्या को अगर हम m बोले और महिलाओं की संख्या को अगर w बोले तो m - w। ठीक है, पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या। अब पुरुषों की संख्या कितनी है, देखिए 6xy, आप एग्जाम में पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या ही लिखिएगा। अब ये हो गया देखिए 6xy + 5y² - 8z, ये हो गया आपका पुरुषों की संख्या, ब्रैकेट में कर लीजिए, और घटाना है ये भी ब्रैकेट में आएगा। महिलाओं की संख्या है 2x + xy - 2y। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा, देखिए क्या हो जाएगा 6xy + 5y² - 8z। अब यहाँ माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा -2x - xy और -2y + 2y हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब ये देखिए आप, यहाँ पे है 6xy और यहाँ पे है -xy, तो घट जाएगा xy के पद में से, तो हो जाएगा 5xy, और यहाँ पे देखिए y² का पद है, कहीं पे और y² का पद नहीं है। यहाँ पे देखिए -8z है और कहीं पे z वाला पद नहीं है, और -2x और x का पद कहीं और नहीं है, तो ये हो जाएगा -2x, और ये आपका घट चुका है xy यहाँ 6xy में से, और ये 2y आपका बचा हुआ मात्र एक पद। तो इस तरीके से ये आपका
पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है महिलाओं की संख्या से, वो हो जाएगा 5xy प्लस 5y² माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है, तो आसानी से जो घटेगा वही तो घटाएंगे। अब ये आपका बचा रह जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 135 है, दशमलव संख्या 51.3 धन 510.03 धन 5100.003 धन 50,001.0003 को जोड़िए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक ही ट्रिक आपको अपनाना है कि दशमलव जो है उस दशमलव को एक सीध में रखना है, जोड़ना है। तो ये 51.3 हमने लिखा। अब इसके बाद देखिए 510.03 हमने लिखा। इसके बाद देखिए 5100.003 हमने लिखा। इसके बाद देखिए ये आपका आया दशमलव और ये आया एक के बाद 3 जीरो, ये लिख लीजिए। और फिर 5 और दशमलव के इधर 3 जीरो और फिर 3। अब जोड़ लीजिए। अब जोड़ने में अगर समस्या लग रही हो अभी भी, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए दशमलव के बाद सबसे अधिक अंक यहाँ पे 4 है, ठीक, और यहाँ पे सबसे कम 1 है। तो यहाँ 1 के बाद आप 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। और जहां पे देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या के पीछे आप चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं जरूरत अनुसार। तो देखिए 3 जीरो और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 3, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो 3। अब इसके बाद देखिए 1 0 0 और 1, ये हो जाएगा 2, और ये 5 1 6, और ये 5 1 6, और ये 5 और ये 5, और दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा 55,662.3333। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ जाएगा, आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 136 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पे शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। अब देखिए 49 में जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, यानी कि एक इसमें से घटाएंगे तो 48 पूरा पूरा कट रहा होगा। और इसके बाद देखिए 59 में 3 शेषफल बच रहा है, यानी कि यहाँ पे 56 पूरा पूरा कट रहा होगा। और 109 में शेषफल कितना बच रहा है 5, तो 5 घटा लीजिए, यानी कि 104 जो है वह पूरा पूरा कट रहा होगा। ठीक, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है जिससे हम अगर भाग दें तो 48, 56 और 104 पूरा पूरा कट जाए। जब ये पूरा पूरा तीनों कट जाएंगे तो शेषफल 49 में अगर भाग देंगे तो 1 बचेगा, 59 में देंगे तो 3 बचेगा, 109 में 5 बचेगा। तो अब हम 48, 56 और 104 का क्या निकालेंगे, हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को डिवाइड करे, यानी कि महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मासा हम ले लेंगे। ठीक, का मासा। ठीक, भाग विधि से निकालोगे आप, देखिए 48, 56 और 104। अब देखिए तीनों ही संख्याएं 2 से कट रही हैं तो 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 2 और 4, और ये 2 और 8, और ये 5 और 2, फिर 2 से भाग करिए तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 26, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13। अब देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड करती हो, तीनों को जिससे तीनों में भाग जाए। तो यहीं पे रुक जाएंगे और मासा लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8। इन तीनों का मासा कितना हो जाएगा 8। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 48, 56 और 104 इन तीनों को डिवाइड करेगी। ठीक, तो इस तरीके से। और फिर शेषफल अगर 49, 59 और 109 में भाग जाएगा तो शेषफल 1, 3 और 5 बचेगा। ठीक, तो यहां से लिख सकते हैं कि अगर 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पे शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 137 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो बहुत ही आसान प्रश्न है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। आपको मैंने एक क्लास में पूछा भी था कि किसी समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। तो किसी समबाहु त्रिभुज मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु मतलब सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, तो ये तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसका जो क्षेत्रफल होता है आपका वह कितना होता है। क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपके लिए मेन है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजा का मान कितना दिया गया है, भुजा जो है वह 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया √3/4 भुजा का स्क्वायर, या a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये √3/4 और गुणे 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का 2 बार गुणा। अब देखिए नीचे हर में 4 है, ऊपर अंश में कट जाएगा और ये 4 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4√3 इसको लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मान आ जाएगा। ठीक, तो यही हो जाएगा 4√3 इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 137 तक यहाँ पे आपने देख लिया। 137 प्रश्न ही थे आपके यहाँ अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रश्न संख्या 137 तक पूरे सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको दिक्कत होगी तो वह क्वेश्चन नंबर आप लिख करके कमेंट करके बताइए। सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आ गए हैं अति लघु उत्तरीय के तो यस लिख करके आप कमेंट करिए। यह क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि इसी तरीके से सभी लोग आसान भाषा में कम समय में पढ़ पाएं और अपने तैयारी को बेहतर बना पाएं। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी विषयों को पढ़िए। फर्स्ट सेमेस्टर के इसी तरीके से सभी विषय के राजन और पवन सीरीज सॉल्व करा दिए गए हैं। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत का तुरंत, जिससे जितनी भी क्लासेस आ रही हैं डेली शाम को 6, 7 और 8 बजे वह आपको डेली क्लासेस देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से लगातार हम आपके लिए लगे हुए हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, अस्तित्व एकेडमी नाम से ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप कम समय में सभी पीडीएफ टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ पाएंगे बिना डिस्टरबेंस के और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप बने रहिए और सभी क्लासेस को देखते रहिए। नीचे चैनल का नाम दिया गया है, चैनल के नाम पे क्लिक करेंगे तो चैनल पे पेज पे आप पहुंच जाएंगे, वहां से जाकर के भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ठीक है, सभी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।